के अंदर। माई सेल्फ रशपाल, और स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। जो पोर्शन कल छूट गया था, रह गया था, जो बच गया था पोर्शन, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोग रिवाइज की तरफ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो रिवाइज के अंदर क्या था कि कल हम लोगों ने जो कल का पोर्शन किया था, कल हम लोगों ने बेसिकली स्टोन एज की बात की थी, जो डिफरेंट एजेस थी उसके ऊपर बात की थी, और किस तरीके से जो ह्यूमन था वो हंटिंग से एग्रीकल्चर की तरफ आया। उसने अपने गांव बसाने शुरू किए, थोड़े से शहरों को बसाना शुरू किया था। और जैसे जैसे वो शहर इस्टेब्लिश होते गए, उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, उसी के अंतर्गत कल मैंने पूरे का पूरा मैप के थ्रू आपको समझा दिया था कि जो कौन कौन सी साइट्स थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहाँ कहाँ से हमें मिली थी, किस तरीके से वो काम कर रही थी, कौन कौन से मेन साइट्स थे जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, वो साइट कहाँ कहाँ पे है। कल हम लोगों ने दो चीजें की थी साइट्स के ऊपर। एक थी आपकी कि वो साइट्स, सारी की सारी साइट्स कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी साइट कहाँ पे है, और दूसरा था जो साइट है वो किस नदी के किनारे है। तो दो काम हम लोगों ने कल किए थे, एक कि वो साइट्स कहाँ पे हैं, और दूसरा जो हम लोगों ने काम किया था वो ये था कि जो साइट्स हम लोगों ने बताई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो किन रिवर के किनारे थी। ठीक है, तो दो काम कल हम लोगों के हो गए थे। अब एक काम मैंने आपको करने के लिए बोला था कि आप कल जितनी भी मैंने साइट बताई थी, उन साइट्स के बारे में आपको क्या करना था, पता करना था कि वो साइट किस चीज के लिए फेमस थी, किसके लिए क्या क्या मिला उन साइट के ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या साइट्स हमें मिली हैं, किन किन साइट्स के बारे में पता लगा है, तो उसके बारे में हमने कल आपको बात करने के लिए बोला था। तो शायद आई होप कि सभी ने वो साइट्स देखी होंगी एक बार नेट पे, और ढूंढने की कोशिश की होगी कि किस साइट के ऊपर क्या क्या मिला है। ठीक है, तो कौन सी साइट कहाँ पे मिली है, किस तरीके से मिली है, उन साइट्स को मैंने लिखा हुआ है। एक बार इनको रीड करो, और खुद की जो साइट्स आप लोगों ने लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है, ये वो भी कुछ मेन साइट है जहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली थी। बाकी कुछ जो फेमस, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है हम उसके ऊपर बात करेंगे ओनली। ठीक है, क्योंकि ये कुछ मेन साइट है, हड़प्पा होगी, मोहनजोदाड़ो होगी, कालीबंगन होगी, लोथल हो गया, धोलवीरा हो गया, एक सुतके गंडोर थोड़ी फेमस थी, ज़्यादा फेमस थी, चौहंदड़ो या जो कि चौहंदड़ो थी वो फेमस थी। ठीक है, कोट दीजी या आपकी बालाकोट, ठीक है, आमरी, ठीक है, कुछ साइट्स थी जो फेमस हैं, जहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिला है। ठीक है, धोलवीरा तो मैंने लिखी दी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आपका जो आपका टॉपिक आज का हड़प्पा साइट का। मेरे आई होप पहले एक बार सारी की सारी साइट्स देखेंगे जिन्होंने जो जो पढ़ा है। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसका नाम है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसके बारे में क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है पेपर के अंदर। लाइक ग्रेनरीज, एक होती है ग्रेनरी, एक ग्रेट ग्रेनरी, दोनों में डिफाइन अलग अलग है। ग्रेट जो ग्रेनरीज हमें मिली है वो हड़प्पा के अंदर मिली थी, और जो आपकी ग्रेट ग्रेनरी है वो हमें मोहनजोदाड़ो के अंदर मिली थी। दोनों क्वेश्चन सेम कोई भी क्वेश्चन होता है, लेकिन उसकी वर्डिंग की वजह से वो चेंज हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए अपनी पूरी की पूरी एडवाइस करेंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं जल्दी में। इसके बाद हम चलेंगे फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्वेश्चन पॉइंट फीचर्स है जहाँ से क्वेश्चन राइज होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो रिवाइज करेंगे एक बार, देखेंगे अपने अपने। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो साइट्स ऑफ, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले जो साइट थी वो मिली थी हड़प्पा। 1921 में ये साइट मिली थी, और दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी वो पर्सन था जिसने इस साइट को खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हमें मिली तो सबसे पहले हमें ब्रिक्स मिली थी वहां पे, आपको सभी को पता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत ये थी कि अवांट ब्रिक्स, मतलब जो हम
पक्की ईंटें थी उसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, 80% जो पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, 20% जो इस्तेमाल होता था वो होता था आपकी कच्ची ईंटों का। लेकिन जो मेन ईंटें थी वो किसकी होती थी, पक्की ईंटों की होती, तो वहीं से मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेट ये फीचर है कुछ बेसिकली। साथ साथ याद रखना कि जो चीजें हम जब इसकी विशेषताओं के ऊपर जाएंगे तो विशेषताओं के ऊपर इनकी बात होगी हर किसी की। ठीक है, जैसे बेट तो ऑटोमेटिकली मतलब ये मेजरमेंट की टेक्निक्स तो इस टाइम डेवलपमेंट हो गई थी। बेट मिलने का मतलब क्या है कि जब हम लोग बेट्स की बात करते हैं, जहाँ यहाँ पे बेट है, ठीक है, यहाँ पर भी बेट्स मिले हैं, लोथल के अंदर बेट मिले हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, जब बेट मिलने का मतलब क्या है कि जब बेट मिले, किस चीज का माप हमें मिला है, तो इट मीन्स उस टाइम जो चीजें जो बिकती थी, जो चीजों का ट्रेड होता था, उनका भार, उसके मेजरमेंट करने का तरीका हमारे पास था। ठीक है, चीजों का मिलने का मतलब यही है कि क्या था कि जो भी चीजें वहां पे मिली हैं उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था कल, हम जब आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे, हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं है। हम इन आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को देखते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं और देखते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, मतलब ये कुछ मेन चीज थी उस टाइम की। जैसे बेट मतलब मिल रहे थे, तो मतलब बेट मेन चीज, मतलब उस टाइम जो सामान होता था उनके बेट होते थे और बेट में वो सामान को दिया जाता था। तो मतलब एक फीचर यहाँ पे क्या रहेगा कि उस टाइम बेट हुआ करते थे। ठीक है, सेकंड वन था ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था। ठीक है, ये स्मॉल ग्रेनरी थी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें मिली थी। तीसरी चीज यहाँ पे कोफिन, मतलब एक चीज यहाँ से एक और चीज पता लगती है हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बदले। कोफिन मतलब लाशों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, और क्रीमेशन भी होता था, इनको जलाया भी जाता, दोनों काम होते थे। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक H सिमेट्री और R37 सिमेट्री, दो सिमेट्री थी जो बेसिकली हमें मिली हुई है वहां पे। सिमेट्री मतलब जहां पर ग्रेवयार्ड हम बात कर सकते हैं, है ना, ग्रेवयार्ड यहाँ जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता था वो उन्हें सिमेट्रीज कहा जाता था या ग्रेवयार्ड कहा जाता था। तो हमें ग्रेवयार्ड्स मिले हैं बेसिकली। ग्रेवयार्ड जो H1 सिमेट्री, ये बेसिकली जो मिले हैं H और R37 सिमेट्री, ये पंजाब वाले रीजन में मिले हैं हमें, मतलब रोपड़ और हड़प्पा वाली जो बेल्ट थी, इस बेल्ट में हमें ये मिले हैं H और R37 की जो सिमेट्रीज के ऊपर रिसर्च पेपर भी छपा हुआ है, अगर आप नेट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो सिमेट्री मतलब जहां पे लाशों, ग्रेवयार्ड कहे हम लोग, जहां पे लाशों को दफनाया जाता था या जलाया जाता था। ठीक है, पहले तो कॉफिन मिले और कई जगह हमें अर्न्स मिले। अर्न मतलब मिट्टी के पूरे बर्तन जैसे घड़ा होता है, उस तरीके की चीजें जो उसमें दफनाई गई हैं, वैसी भी दफनाई गई हैं। तो वो दो चीजें मिली हैं, एक तो हमें ग्रेवयार्ड कॉफिन्स मिले हैं और दूसरा अर्न्स मिले हैं, मतलब वो पूरे के पूरे जो उनके कहते घड़े होते हैं वो दफनाए हुए मिले हैं हम इस सिमेट्री H सिमेट्री और R37 सिमेट्री, मतलब ग्रेवयार्ड, इस तरीके के जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो हमें मिले हुए हैं। कहाँ पे, हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करो। ये दोनों अगर H सिमेट्री पूछा जाएगा, R37 सिमेट्री पूछा जाएगा, ये कुछ नहीं है, बेसिकली ग्रेवयार्ड के टाइप्स हैं। ग्रेवयार्ड जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था उसके टाइप है जो वहां पे मिले हमें उस पंजाब वाले बेल्ट में। याद रखना, बेसिकली पंजाब वाले बेल्ट में मिले हमें, रावी और सतलुज इस बेल्ट के अंदर। ठीक है, रोपड़ में मिले। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन ये सिमेट्री है, मतलब ग्रेवयार्ड टाइप्स हैं R37 और H, जो हमें कहाँ पे मिले हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर। और उसमें एक मदर गॉडेस की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, मदर गॉडेस मतलब ये प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग। मदर गॉडेस मतलब प्रकृति को मां मान के काम करते थे और उसकी पूजा करते थे। वृक्षों की पूजा होती थी, पीपल के हमें सिंबल्स मिले हुए हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, ये काम होता था कहाँ पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कहाँ पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें मिली हुई है। तो याद रखना इसमें क्या, बेट, ग्रेनरीज मिली है, कॉफिन मिले हैं, ब्रूड सिमेट्री कौन सी है, H और R37, तो सिमेट्री जो आपको याद मेन रखनी है। उसके बाद मदर गॉडेस की एक पूरी हमें मूर्ति मिली है, जहां पे हमें पता लगता है कि वो किसकी मतलब प्राकृतिक पूजा करते थे। दूसरा था आपका मोहनजोदाड़ो, इसके ऊपर हम लोगों ने कल ही बात की थी कि रावी के किनारे मिले। कौन सी नदी के किनारे मिला, ये रावी रिवर के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे मिली है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, 1921 में मिली थी। दयाराम साहनी ने ढूंढा था इसको और रावी नदी थी जिसके किनारे इसको मिला था। और ये मतलब इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, बेट। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट दो जगह थी जिसके बारे में पूछा जाता, दैट इज मोहनजोदाड़ो। ठीक है, दूसरी कौन सी थी, मोहनजोदाड़ो, फिल्म सभी ने देखी होगी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो क्या था, मोहनजोदाड़ो मतलब एक जगह थी, कहाँ पे, ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, मकरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रांत, मकरान डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रांत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। वहां पे ये साइट मिली है, माउंट ऑफ द डेड, इसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मतलब मृतकों का टीला। हिंदी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हिमाचल के जो छोटे एग्जाम होते हैं, एसएससी की मैं बात करूंगा, या पटवारी लेवल का एग्जाम है, या आपके जो छोटे एग्जाम्स हैं, उसमें अक्सर क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता था। तो मृतकों का जो टीला है
ये से मोहनजोदाड़ो 1922 में ये साइट मिली थी, 1922 में ये साइट मिली थी और इसे R.D. बैनर्जी ने ढूंढा था। ठीक है, किसने ढूंढा था? R.D. बैनर्जी ने ढूंढा था। 1922 में ये साइट मिली थी मोहनजोदाड़ो माउंट ऑफ द रेडी। कहाँ पे? आपकी सिंधु नदी के किनारे। कल भी हम लोगों ने बात की थी, कौन सी रिवर है? सिंधु। सिंधु रिवर के किनारे ये शहर बसा हुआ था मोहनजोदाड़ो। ये सबसे डेवलप शहर था बेसिकली, है ना। हम बात करें शहर की, हमने जब स्टार्ट किया था तो शहरी सभ्यता के नाम से ही बोला था, अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता। हमने किसकी बात की थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगरीय ड्रेनेज था, हर घर के अंदर क्या कहते हैं उसको, बाथरूम थे, जो आज के हम देखते हैं ना मोहनजोदाड़ो में हमें मिले हैं। यहाँ पे गारमेंट्स मिले हैं। गारमेंट मतलब कोई ना कोई हमें कपड़ा होता होगा, कपड़े के ऊपर किसी ना किसी चीज से बनता होगा, तो वो किससे बनता था? कॉटन। तो इट मीन यहाँ से हमें किसका पता लगता है? कॉटन का। मतलब जो मोहनजोदाड़ो के लोग हैं वो कॉटन का इस्तेमाल जानते थे, इनको कॉटन के बारे में पता था। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूलिथिक एज के अंदर। जब हम लोगों ने कल बात की थी तो न्यूलिथिक एज के अंदर हमें कॉटन जो मिला मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक जगह है। कहाँ पे? पाकिस्तान के पास मेहरगढ़ एक जगह है, वहां पे हमें क्या है? एविडेंस ऑफ कॉटन मिले हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली मोहनजोदाड़ो के किनारे था, तो इसलिए हमें यहाँ पे गारमेंट, तो कॉटन। ये मेहरगढ़ एक जगह का याद रखना। ठीक है, मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट जगह है जहां से हमें कॉटन के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे? आपका पाकिस्तान। ये कहाँ पे? आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जगह है जहां से हमें किसके मिले हैं? कॉटन के एविडेंस मिले हैं। और ये यहाँ से गारमेंट का पता लगता है कि गारमेंट जो थे वो कहाँ पे मिले? मोहनजोदाड़ो में। दूसरा, पशुपति की सील मिली है। पशुपति मतलब शिव जी की एक सील मिली है हमें, पूरी की पूरी। वो क्या कहते हैं उसको? पशुपति सील में डांसिंग गर्ल का एक स्टैच्यू मिला है हमें, वो भी कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो से। ग्रेट बाथ मतलब ये एक बहुत बड़ा 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर के करीब गहरा एक पूरी का पूरा बाथ, जहाँ पे क्या होता था कि इकट्ठा लोगों को स्नान करवाया जाता था। स्नान के लिए इकट्ठा सिस्टम बनाया गया था, जहाँ हम लोग इकट्ठे एक जगह बाथिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, सेरेमनीज के बाद या कुछ काम करने के बाद वहाँ पे नहाने के लिए तो ग्रेट बाथ बनाया गया था। उसके बाद ग्रेट ग्रेनरीज। ग्रेट ग्रेनरी एक बहुत बड़ा नाजगिरी है जो शहर के बाहर हमें मिला था। ठीक है, कहाँ पे मिला? ग्रेट ग्रेनरी। याद रखना, दो शब्द अलग लगेगा। एक है कि ग्रेनरीज, ग्रेनरी जो मिली है वो जो कहाँ पे मिली है? हड़प्पा के अंदर मिली है। लेकिन जब हम लोग ग्रेट ग्रेनरी की बात करेंगे तो ये ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पे मिली है? आपकी मोहनजोदाड़ो। नाम ही बता देगा ग्रेट का, जहां पे ग्रेट लग गया, जहां पे ग्रेट लग गया। ठीक है, जहां पे ग्रेट लग गया वहां पे कौन सी, जहां पे याद रखना वो कहां पे आ जाएगा? मोहनजोदाड़ो के ऊपर। ठीक है, और प्रिस्ट किंग एक स्टैच्यू मिला। स्ट्रीट का मतलब एक इंसान का स्टैच्यू मिला है, प्रिस्ट किंग का स्टैच्यू मिला है। वो कहां पे मिला? हमें मोहनजोदाड़ो के अंदर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ से मिली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो आपको याद रखनी है, जो यहाँ से क्या क्या मिला है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो पुट होने के चांसेस रहते हैं वो एक हड़प्पा का रहता है और दूसरा मोहनजोदाड़ो का रहता है। तो दो इंपॉर्टेंट रहते हैं जहां से हमें इनके बारे में पता लगता है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो साइट थी, साइट तो वैसे सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ मैंने लिखी हुई है जिनके बारे में जो भी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो कालीबंगन। कालीबंगन मैंने बताया था ये इंडिया की साइट है। कहाँ पे? ये इंडिया में है ये कालीबंगन। और ये बेसिकली बॉर्डर ऑफ एक हनुमानगढ़ जगह है। जब हम लोग हरियाणा और राजस्थान में एंटर करते हैं तो वहां पे एक जगह है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के पास ये जगह है कालीबंगन, जहां पे हमें मिली हुई है साइट। ठीक है, कालीबंगन जो साइट है वो मिली हुई है। कालीबंगन सबसे पहले सबसे बड़ी साइट थी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, किसकी? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो हमें सबसे बड़ी साइट मिली हुई है वो आपकी राखीगिरी। ठीक है, कौन सी? राखीगिरी। द लार्जेस्ट साइट जो हमें कहां पे मिली हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी साइट मिली हुई है वो आपकी राखीगिरी मिली हुई है। तो कालीबंगन की बात करूं, कालीबंगन मतलब काली बैंगल से बेसिकली रिलेटेड करते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहां पे मिली हुई है? बाकी राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है। बेसिकली राजस्थान में ये रिवर आपकी घग्गर, हरिका, गग्गर हरिका रिवर जो है उसके ऊपर ये कालीबंगन है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड थी, समझ लो, एग्रीकल्चर हुआ करता था। दो साइट है हरियाणा के अंदर, इसके बाद एक और दूसरी साइट है बानावली। ये दोनों ही एग्रीकल्चर साइट के लिए फेमस है। यहाँ पे हमें क्या मिला है? वुडन का प्लो मतलब हल मिला था, वुडन का हल मिला। यहाँ पे हर तरह के एविडेंस मिलते हैं।
यहाँ पे कॉपर का ऑक्स, ठीक है। कॉपर को मैंने कल ही बात की थी कि कॉपर था वो पहला मेटल था जो इंसान ने खोज की थी, जिसे हम बोलते हैं चालोलिथिक एज के अंदर, ठीक है। कॉपर पहला क्या था, जो कॉपर था वो पहला मेटल था जिसकी जो एविडेंस था, जो हमारे चालोलिथिक एज के अंदर हमें मिला था, जो इंसानों ने यूज करना शुरू किया था। और इसकी जो माइन थी वो थी खेतरी माइंस। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। तो मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी। तो कॉपर जो था वहां पे उसके ऑक्स मिला है। हाँ, कैमल बोन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैमल के बोन है अक्सर पूछा जाता है, कैमल के बोन कहाँ पे मिले, हॉर्स के बोन कहाँ पे मिले हैं, राइस हस्क कहाँ पे मिला है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, राइस हस्क हमें यहाँ से मिला है, हमें लोथल से भी मिला है राइस हस्क, ठीक है। तो उसके बाद फायर अल्टर्स, फायर अल्टर मतलब आग को जलाने के जो थे तरीके थे वो हमें कहाँ से मिले हैं? फायर अल्टर यहाँ से कालीबंगा से। तो कालीबंगा से जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें दो चीजें, एक वुडन प्लो और एक कैमल बोन, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि वो कहाँ से मिली हैं आपको। वो मिली हैं आपकी दोनों की दोनों कहाँ से? आपकी कालीबंगन से, ठीक है। यहाँ तक शायद मेरे को लगता है सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी दैट इज लोथल, ठीक है। मैं लोथल की बात करूं, लोथल एक पोर्ट एरिया था, पोर्ट एरिया। यहां से हम सुमेरिया के लिए क्या करते थे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। याद रखना, सुमेरिया मैंने कल ही बात की थी, ठीक है। सुमेरिया के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। ये एक पोर्ट एरिया था और एक मैन मेड पोर्ट एरिया था। कैसा? मैन मेड पोर्ट एरिया था, जहां से हम लोग क्या करते थे? इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें पोर्ट मिला है, पोर्ट ओन मिला है, राइस के एविडेंस मिले हैं, कॉपर डॉग मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चेस प्लेइंग, हम कहा जाता है कि जो गेम्स था उसका जो स्टार्ट किया था वो बेसिकली वैदिक एज में हमें मिलता है, लेकिन एविडेंस मिला हमें यहाँ पे किसका? चेस का, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी कौन सा था? लोथल के अंदर हमें मिला। लोथल पोर्ट एरिया था, यहाँ का मैन मेड एरिया था जिसको बढ़ाया गया था, ठीक है। उसके बाद धोलवीरा, धोलवीरा इंपॉर्टेंट है। धोलवीरा मैंने कहा ये भी गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात। लोथल भी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। कल की साइड आपको याद होगी तो आप लोगों ने देखा होगी कौन सी साइड कहाँ पे है, ठीक है। तो धोलवीरा भी कहाँ पे है? धोलवीरा भी आपका वो आपका गुजरात। धोलवीरा भी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और जो धोलवीरा था ये इंपॉर्टेंट साइट थी, मतलब बहुत बड़ी साइट थी। यहाँ बेसिकली सेरेमोनियल साइट भी कहा जाता था, सेरेमनीज वगैरह के लिए ये साइट इंपॉर्टेंट होती थी। और ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था धोलवीरा साइट को। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, जिसमें डैम्स थे, स्टेडियम बनाया गया था और रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए 3 चीजें मिलती हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है हमें यहाँ पे, दूसरा एक स्टेडियम जहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते थे उस टाइम के, और तीसरा डैम्स, ठीक है। डैम का जो एक वेल और डैम्स जो थे वो कहाँ पे हमें धोलवीरा के अंदर एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फेमस साइट्स थी। और रिवर आपको पता है ये लूनी रिवर थी। लूनी रिवर धोलवीरा किस नदी के किनारे है? लूनी रिवर। लूनी आपको पता है राजस्थान, ठीक है। वो आपकी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है, कच्छ तक गुजरात तक जाती है। आपकी सांबर कौन सी लेक है राजस्थान के अंदर? सांबर लेक है ना। तो वो खारे पानी की जो लेक है वहीं से इसको निकलता था। ये राजस्थान में कच्छ तक जाती है और कच्छ में इसको जाके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है कच्छ में जाकर। तो उसी नदी के किनारे धोलवीरा एक साइड थी और वहां पे हमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट मिली हुई है। वन इज द डैम, सेकंड वन इज द स्टेडियम, थर्ड वन इज द रॉक कट आर्किटेक्चर। तो इसको याद रखना कि ये क्या था? स्टेडियम था। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा और साइट्स जो हम लोग, ये मेन साइट्स थी जहां पे क्वेश्चन जो लिखने वाली साइट थी, जो मैंने आपको लिख के बता दी। इसके अलावा कुछ ऐसी साइट थी जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आता है। वन इज रोपड़, रोपड़, ठीक है। रोपड़ की साइड आपको पता कहां पे? पंजाब में है। रोपड़ की साइड कहां पे है? पंजाब में। आई होप मैं इसको रफ कर सकता हूं, ठीक है, अगर हो गया हो, ठीक है। तो रोपड़ वो कहां पे आपका? पंजाब। पंजाब वाला एरिया ये किस नदी के किनारे था? सतलुज, ठीक है। कि किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे था आपका रोपड़ वाला हिस्सा, ठीक है। ठीक है,
तो साइट के अंदर हम क्या बात करें, रोपड़ की बात कर रहा था मैं, रोपड़। तो जो रोपड़ था वो कहाँ पे आपका, पंजाब के अंदर। या किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने एचसिमेट्री बताया आपको कि इस पंजाब वाले एरिया पे हमें जो सेरेमेशियन मिली है या आपको ग्रेवयार्ड्स मिले हैं वो किस मिट्री में मिले हैं, एच मिट्री में मिले हैं। और उसके बाद हमें अर्न्स मिले हैं, मतलब बड़े बड़े एक वो घड़े जैसे मिले हैं जिसके अंदर हमें एशेस मिले हैं या बरीड बॉडीज मिली हुई हैं। उसके बाद तीसरी चीज यहाँ पे हमें जो आदमी था उसको वरिड किया गया था, विरुड किया गया था, किसके साथ दफनाया गया है, किसका, डॉग के साथ। मैन जो है आदमी है उसको किसके साथ दफनाया गया है, डॉग के साथ। तो एविडेंस कि जो आदमी है उसको एनिमल के साथ दफनाने का जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलता है, रोपड़ से। ठीक है, रोपड़ की साइड को याद रखना, यहाँ पे मैन वेरियड विद डॉग, मतलब आदमी को किसके साथ दफनाया गया है, कुत्ते के साथ जब दफनाया गया है। तो जो ये वाला एरिया है वो किसके अंदर जाता है, आपका रोपड़ के अंदर। दूसरी आपकी बानावली। बानावली मैंने कल भी लिखाया था, ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे आपकी बानावली, हरियाणा के अंदर है। और ये जो हरियाणा की साइट है ये बेसिकली एग्रीकल्चर साइट है। किसकी साइट है, एग्रीकल्चर की साइट है। एग्रीकल्चर की साइट है, और एग्रीकल्चर की साइट होने की वजह से यहाँ पे बार्ले, याद रखना इसको, बार्ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बार एविडेंस ऑफ बार्ले हमें कहां से मिला है, आपका एविडेंस ऑफ बार्ले जो हमें मिला है वो मिला है आपको कहां से, बानावली हरियाणा से। ठीक है, तो बानावली हरियाणा से हमें किसके मिले, बार्ले के एविडेंस मिले हैं हरियाणा से। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर किया जाता था। रिवर आपको पता ही है, गग्गर। ठीक है, हरका नदी के किनारे ये बसा हुआ है। उसके बाद क्या होता था, हाँ उसके बाद एक और थी इंडिया की साइट जिसका नाम था दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद से हमें क्या मिला है, दाइमाबाद आपको पता है साउथ मोस्ट साइट है किसकी, साउथ मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल मैंने गलती से जब हम आलमगीरपुर बता रहा था उसको मैंने मोस्ट बेस्ट साइट बता दिया था, वो गलत हो गया था। वो थी ईस्ट मोस्ट साइट। ठीक है, जो आलमगीरपुर थी वो फ्लो में आलमगीरपुर जो था वो ईस्ट बेस्ट साइड हो गया था, तो वो कहाँ पे है, ईस्ट साइड है। ठीक है, बेस्ट की आपको पता ही है, सुतके गंडोर है, ये दाइमाबाद। यहाँ पे हमें कैरेट मिला है। ठीक है, कैरेट मतलब बैलगाड़ी। ठीक है, इस यहाँ से हमें क्या मिली है, बैलगाड़ी मिली हुई है। ठीक है, बैलगाड़ी कहाँ से मिली है हमें, बैलगाड़ी जो मिली हुई है हमें दाइमाबाद महाराष्ट्र से मिली हुई है। ठीक है, परबरा रिवर गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है वहीं से मिली हुई है, हमने इसके ऊपर भी बात की थी, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट है जो याद रखने के लिए। उसके बाद एक और साइट, ये इंडिया की साइट फेमस साइट कुछ ऐसी थी, रंगपुर है वैसे, हाँ एक साइट रहेगी इंडिया की जिसका नाम है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, ठीक, सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा जो है ये बेसिकली कहाँ पे है, गुजरात, गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी, गुजरात के अंदर है ये, नदी का नाम है आपका भोगवा, भोगवा रिवर के किनारे है ये। यहाँ पे एविडेंस ऑफ हॉर्स, हम ये मान के चलते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वहां हमें हॉर्स के एविडेंस, मतलब हॉर्स के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन हमें क्या मिले यहाँ पे, एविडेंस ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ हॉर्स मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका, टैट के शायद पेपर में आया हुआ एक दो बार। सुरकोटड़ा कहाँ पे है, गुजरात के अंदर भोगवा रवि के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा हमें जो टाउन मिला हुआ है इंडस वैली का, उसका नाम है सुरकोटड़ा। और उस नदी के किनारे हमें एविडेंस मिले हुए किसके, हॉर्स के एविडेंस मिले हुए। ठीक है, तो किसके एविडेंस मिले हुए हैं, हॉर्स के एविडेंस हमें किसके किनारे मिले हुए हैं, सुरकोटड़ा एक जगह, एक एविडेंस जिसके किनारे हमें मिला हुआ है सुरकोटड़ा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या सुतके गंडोर, दैट इज अ डिफरेंट साइट, इसी से सुरकोटड़ा, इसका नाम क्या है, सुरकोटड़ा। ठीक है, तो ये गुजरात के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइट है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है चौंदोहड़ो, चौंदड़ो। ठीक है,
ठीक है, चौंदड़ो कहां पे है? चौंदड़ो एक साइट है, कहां पे? ये आपकी पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? सिंधु। ये साइट मैक्सिमम पूछी गई है, पेपर में पूछी भी जा सकती है। ये साइट की खासियत क्या थी? ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, मतलब ये इकलौती सिटी मिली हुई है किसके बिना? सिटाडेल के बिना। अब क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एकदम क्वेश्चन आ, व्हाट इज द सिटाडेल? तो सिटाडेल क्या होता है, इसके बारे में इस साइट बताने के बाद में डिस्कस पे जाऊंगा। जब विशेषताओं की डिस्कस पे जाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि सिटाडेल होता क्या था, क्योंकि जितनी भी सिटी हमें मिली हुई है मैक्सिमम, उसके अंदर ये सिटाडेल हुआ करता था। ठीक है, सीधा सिटाडेल के ऊपर बात करेंगे हम, विशेषताओं के ऊपर अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक टर्म आपके दिमाग में आई सिटाडेल, इसलिए क्योंकि ये चीज वहां पे नहीं मिली है, इसलिए साइट फेमस हो जाती है कि चौंदड़ो बेसिकली एक फैक्ट्री थी। चौंदड़ो क्या थी? एक फैक्ट्री थी जहां पे आभूषण बनते थे, इंक पोर्ट बनते थे, आभूषण बनते थे। उसके एविडेंस हमें यहां से मिले हैं। ठीक है, समझा गया? तो सिटाडेल और ये, ठीक है, इसके बारे में यहां पे है। एक साइट और जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस साइट का नाम है आमरी। कल हम लोग बात कर रहे थे आमरी मैंने कल ही बात की थी कि जो फिल्म बनी थी मोहनजोदड़ो, उसमें नाम आ रहा था आमरी। यहां से ऋतिक रोशन के घर गांव सा होता है छोटा सा, वहां आमरी की बात हो रही। तो आमरी में एविडेंस ऑफ राइनोसोर, किसके? राइनोसोर के जो एविडेंस है वो हमें कहां से मिले हैं? वो मिले हमें आमरी से। एविडेंस ऑफ राइनोसोर मतलब जो गैंडा होता है, उसके जो एविडेंस है वो हमें कहां से मिले? आमरी से मिले हुए हैं। ठीक है, सबसे लास्ट साइट जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, दैट इज द ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी? सुत के गंडोर। सबसे साउथर्न मोस्ट साइट कौन सी थी? जिसका नाम था सुतको गंडोर। और ये जो साइट है सुतको गंडोर, ये बेसिकली एक, मैंने क्या बताया, ये भी एक ट्रेड जहां पोर्ट एरिया था। कल मैं बात कर रहा था, ये क्या था? एक पोर्ट एरिया था। ठीक है, पोर्ट एरिया था। तो वह पोर्ट एरिया था, तो यहां से क्या हुआ? इस पोर्ट एरिया से भी हम लोग क्या करते थे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। जब मैं लोथल की करते थे सुमेरिया के साथ। ठीक है, सुमेरिया मतलब पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उसके साथ हम बात करते थे। लेकिन जब सुतको गंडोर की बात करेंगे, यहां बेबीलोन, याद है बेबीलोन? बेबीलोन आपको याद होगा सिकंदर के बारे में, मैकेडोनिया किंग बेबीलोन से आया था सिकंदर महान। बेबीलोन इजिप्ट, ये बेसिकली कहां है? इजिप्ट। ठीक है, ये कहां पे आपका? इजिप्ट के अंदर है। तो इजिप्ट के बारे में से हम लोग इससे क्या मिलता है कि हम इजिप्ट के साथ क्या करते थे? ट्रेड करते थे यहां पे। ठीक है, तो ये जो साइट है इसके बारे में हमें पता लगता है कि ये साइट इंपोर्टेंट साइट है किसकी? सुत के गंडोर जो है कहां पे? बेबीलोन के अंदर। इजिप्ट के साथ हम लोग से ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान वाले एरिया में कहां पे है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां पे क्या होता है? ये आपकी जो साइट चलती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये है आपका इंपोर्टेंट साइट। ये साइट है जहां से क्वेश्चन पुट होते हैं। इसके अलावा कोई खास साइट नहीं है। साइट तो वैसे मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता की मैं बात करूंगा तो देयर इज मोर देन 300 साइट्स हैं जो हमारे पास, जिसके बारे में हमें अभी तक एग्जीबिशन किया है, जिनको हम लोगों ने खोजा है, जिसको डिस्कवर किया है। लेकिन उनमें से कुछ साइट है जहां से क्वेश्चन पुट होते हैं, पेपर के अंदर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक नदी है सरस्वती नदी, जिसको आपको पता है कि वो विलुप्त हो चुकी है। हरका, सरस्वती हरका के नाम से भी जाना जाता था उसे, हरका रिवर के नाम से भी सिंधु सभ्यता के दौरान। तो उस नदी जो हमने बानावली की बात की या कौन सा कालीबंगन की बात की थी, तो वो दोनों की दोनों बेसिकली सरस्वती रिवर भी कहा जाता था उसे, उसके किनारे बसी हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि वो अभी अंडर वाटर चली गई थी, उसके अभी थोड़ा। ठीक है, अब ये कुछ साइट थी इंपॉर्टेंट साइट जिसके बारे में क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ठीक है। सौरभ ने क्वेश्चन पुट किया है कि आमरी मैंने बताया कि आमरी जो है वो पाकिस्तान की साइट है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा एक गांव था उस टाइम। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं, इसी सिंधु सभ्यता को आगे मूव करते हुए हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सॉरी क्लास। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब लास्ट टॉपिक है इसका कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से और क्वेश्चन पुट हो सकते हैं कि सिंधु सभ्यता थी कैसी। ठीक है, सिंधु सभ्यता थी कैसी, तो उसके ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता मैंने बताया, सिंधु सभ्यता जो थी, एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक नगरीय अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसी सिविलाइजेशन थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और इस अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब है, इसे अर्बन का मतलब शहरी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो था नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता? एक नगरीय सभ्यता थी ये। ठीक है, और नगरीय सभ्यता का मतलब है जहां पे शहर भी थे प्लस गांव भी थे। ठीक है, शहर भी थे और गांव भी थे, जहां पे दोनों लोग, गांव में लोग प्रोडक्शन करते थे, उसको शहरों में आके बेचने के लिए आते थे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और जहां पे एक वेल डेवलप सभ्यता थी, जहां पे शहर और नगर, गांव और शहर दोनों बसे हुए थे। और जो शहर थे वो फुली क्या थे? फुली स्ट्रक्चर्ड थे। इनको सही तरीके से क्या किया गया था? बनाया गया था, फुली स्ट्रक्चर किया गया था। किसको? शहरों को। अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो शहर थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, प्रॉपर घर बनाए गए थे। ठीक है, जो रोड होते थे, वो रोड जो होते थे, जो शहर बसाए जाते थे वो ग्रिड सिस्टम से, इस सिस्टम से ग्रिड सिस्टम से बसाए जाते थे। ग्रिड सिस्टम का मतलब इस तरीके से ग्रिड होती है ना, कि जो शहर था वो प्रॉपर सिस्टम, मतलब ऐसे आड़ी टेढ़ी सड़कें नहीं हुआ करती थी, सड़क ऐसे आड़ी टेढ़े नहीं बड़े होते थे। ग्रिड्स में आपके जो होते थे वो कमरे बने होते थे। इस तरीके से जो शहर थे, उस तरीके से ग्रिड सिस्टम के अंदर जो शहर थे वो बसाए जाते थे। और जो शहर हुआ करते थे इस सिस्टम के साथ, जो ग्रिड सिस्टम होता था, जो शहर होते थे उसमें सिटाडेल, जो उनका बसाने का जो तरीका था उसमें सिटाडेल हुआ करते थे। शहरों में क्या हुआ करते थे? सिटाडेल हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ करते थे? सिटाडेल। ये मैंने पहले ही बात की। सिटाडेल दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था, वन इज द बेस्ट और सेकंड वन इज द ईस्ट। ठीक है, जो सिटाडेल हुआ करता, सिटाडेल मतलब एक शहर को बसाने का जो तरीका होता था, उसकी संरचना कैसी थी? सिटाडेल की तरह थी, जहां पे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। इसे बोलते थे वेस्ट या अपर साइड, और दूसरी होती थी ईस्ट या लोअर साइड। ठीक है, तो शहरों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, एक अपर साइड जिसे हम बोलते थे वेस्ट साइड, और दूसरी थी ईस्ट साइड, अपर साइड और लोअर साइड। मतलब इस तरीके से आपके शहर होते थे, यहाँ पे वेस्ट साइड होते थे और इसके नीचे लोग रहते थे। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे राजशाहियाँ नहीं थी, मैंने बता दूं, राजशाही नहीं थी। जो लोगों के द्वारा मुखिया, एक विद्वान जो लोग होता है उसको चुना जाता था। ठीक है, लेकिन जो विद्वान लोगों के घर होते थे, उनके घरों जो वेस्ट साइड अपर साइड होते थे उन्हें कहा जाता था सिटाडेल। जो अपर साइड, वेस्ट में जो अपर साइड जो घर बनाए होते थे, जो विद्वान जो उसका मुखिया होता था उस शहर का, उस मुखिए को क्या कहा जाता था? उसके जो घरों को कहा जाता था इन्होंने सिटाडेल। ठीक है, तो शायद मेरे को लगता है कि सिटाडेल का मतलब समझा गया कि जो सिटाडेल होते थे शहरों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। एक होता था वेस्ट साइड और दूसरी होती थी ईस्ट साइड। और वेस्ट साइड कौन सी होती थी? अपर साइड। ठीक है, और दूसरी होती थी लोअर साइड, जहां पे ईस्ट साइड, जहां पे दूसरे लोग जो कामगार होते थे, जो काम करने वाले लोग होते थे वो रहते थे। और जो मुखिया होता था अपर साइड रहता था, वेस्ट साइड में रहता था। आपने मोहनजोदाड़ो देखी होगी मूवी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पूरे का पूरा शहर है, ऊपर जाने के लिए एक स्टेप। ठीक है, समझ आएगा सिटाडेल? ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या करते? सिक्के की खोज नहीं हुई थी, इन्होंने सिक्के इशू नहीं किए थे।
ठीक है, सिक्का वैदिक काल में होता है यूज। बेसिकली ये बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे ये लोग। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब चीजों के बदले में चीजों को दिया जाता था, दैट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम था वो यूज हो रहा था, और कॉइन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, लेकिन चीजों को मेजरमेंट करने के लिए इनका मेजरमेंट स्केल था। चीजों को किस तरीके से मेजर किया जाता था, चीजों को जो मेजर किया जाता था दैट इज मल्टीपल ऑफ 16, 16 के मतलब मल्टीपल 16, 32, 64 इस तरीके से उसको क्या किया जाता था, जो मेजर किया जाता था वो 16 के मल्टीपल में इसको मेजर किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन की जाती थी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसके ऊपर 16 के साथ में, ठीक है। और जब हम 16 के साथ उसकी मेजरमेंट और इस बार्टर सिस्टम की बात करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और इकोनॉमिक तरीके से इनकी इकोनॉमी को रन करते थे। और मेनली जो इकोनॉमी थी इनकी वो बेसिकली किसकी थी, एग्रीकल्चर की थी, बार्ले, व्हीट, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन, एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया जाता था, गोट, ठीक है, पिग, आपके गोट हो गया, पिग हो गया, आपकी शिप्स वगैरह होगी, इनका करते थे। कऊ का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है, कऊ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। कऊ के अलावा यहाँ का जो स्पिरिचुअल एनिमल था जिसकी वो पूजा करते थे, स्पिरिचुअल एनिमल, उसका नाम था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न सभी ने सुना होगा, यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला घोड़ा हुआ करता था, जो इसे हम मानते इन सिंधु नदी का, इंडस रिवर का क्या मानते हैं उसे, सिंधु नदी का वाहक माना जाता था। ये लोग उसकी पूजा करते थे क्योंकि जिनकी जो सील मिली हुई है उसके ऊपर इसका निशान बना हुआ है, सील के ऊपर किसका निशान बना हुआ है, यूनिकॉर्न का निशान बना हुआ है। और इससे पता लगता है, और घरों के ऊपर जो लगाई जाती थी इसकी लगाई जाती इमेज लगाई जाती थी। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल था इस टाइम का दैट इज यूनिकॉर्न, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा था इनका, दैट इज यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी उस टाइम, ठीक है। ये बेसिकली अब यहां तक पता लगे कि पूजा किसकी होती थी, हाँ। और टेम्पल के एविडेंस नहीं मिले यहाँ पे, टेम्पल के मतलब लोग खुली हवा में खुली उसमें पूजा करते थे। मंदिरों का कोई भी हमें जो अवशेष है कोई सभ्यता के अंदर नहीं मिले, ठीक है, टेम्पल के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें जो मेन कारण मिले हैं जो इसका हुआ, पशुपति की मूर्ति या मदर गॉडेस की जो मूर्ति मिली है, मतलब ओपन में खुले में उसकी जो करते थे, जो मानते थे उसकी जो पूजा करते वो खुले में करते थे। मंदिर यहाँ पे नहीं मिले हैं हमें इस सभ्यता के अंदर। ये लोग कॉपर, इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, कौन सी, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसमें तांबे का आविष्कार कर लिया था इन लोगों ने, टीन अफगानिस्तान से आता था, ब्रॉन्ज इंडिया से हो रहा था, उनको मिक्सअप करके तांबा बनाना शुरू कर दिया था। ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है इसको इसलिए, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज की वजह से इनको ब्रॉन्ज का पता था, गोल्ड सिल्वर का पता था, ठीक है, लेकिन आयरन की खोज नहीं की थी, आयरन का पता नहीं था इन लोगों को, ठीक है, आयरन का पता नहीं था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मेटल था जिसके बारे में अभिज्ञ थे, उस मेटल का नाम था आयरन, ठीक है, आयरन जो था, ठीक है, उस आयरन के बारे में इन्हें पता नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो आयरन जो था इसके वजह से इनको नहीं पता था, ये मेन मेटल है जिसके बारे में इनको नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो हमें गोल्ड का वहां पे मिलता है, सिल्वर का मिलता है, ब्रॉन्ज का मिलता है, ठीक है, लेकिन आयरन एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में एविडेंस नहीं मिलता। तो हम ये अंदाजा लगा के चलते हैं कि इसकी जो है उसकी खोज नहीं हुई थी, इसका डिस्कवरी ऑफ आयरन नहीं हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो आयरन जो है वो बाद में आया वैदिक सभ्यता के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करेंगे, खोज भी मानते हैं कि जो है वैदिक एरा के अंदर ही हुई है इसकी आयरन की, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। घोड़े के बारे में लोग अनजान थे, ठीक है। हॉर्स के बारे में लोगों को नहीं पता था, लोग शेर, बाघ, टाइगर इन सभी के बारे में लोगों को पता था, लेकिन पिग की पालना करते थे, डोमेस्टिकेशन भी किया करते थे, लेकिन इसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है। हॉर्स के बारे में प्रॉपर जो था वो ज्ञान नहीं था लोगों के बारे में प्रॉपर एजुकेशन जो उसका वो नॉलेज नहीं थी हॉर्स के बारे में। तो एक इसको याद रखना कि ये दो चीजें, कि हॉर्स के बारे में पता नहीं था, एक आयरन के बारे में लोगों को पता नहीं था। इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, कॉपर आपको पता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है। उसके बाद
बाटर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, मल्टीपल टेम्पल का बारे में पता नहीं था, यूनिकॉर्न की पूजा करते थे, गाय की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी सेज के अंदर, ठीक है। और मैन और वुमेन के अंदर इक्वल था, उनको दोनों इक्वल उस पे थे, पोजीशन इक्वल थी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मेन फीचर्स हैं। हाँ, जो लोग जब मरते थे तो उनको दफनाया जाता था, ठीक है। तो हमें दोनों ही उसके कॉफिन भी मिले हैं, दफनाए हुए कॉफिन भी, और उनको क्रीमेशन भी किया जाता है, उनको जलाया भी जाता है, जिसमें अर्न मिले हैं, है ना, पोर्टेड पेंटिंग्स मिली हैं, ब्लैक और रेड उसके अंदर माटी के अंदर पेंटेड मिली हैं, ठीक है। ब्रंट ब्रिक्स का मतलब पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था इसके अंदर, शहरों का विकास हुआ था, सिटाडेल हुआ करते थे, सभी के दरवाजे एक तरफ खुलते थे इनके, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे फीचर्स थे इसके अंदर, लेकिन जो मेन फीचर, जो क्वेश्चन वाली फीचर है वो यही है, इसे ब्रोंज एज कहा जाता है, यूनिकॉर्न की पूजा होती है, वाटर सिस्टम हुआ करता था, मेजरमेंट के लिए मल्टीपल ऑफ 16 हुआ करता था, टेम्पल नहीं थे, आयरन की खोज नहीं की थी, हॉर्स के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन इनका जो, हाँ, नील की खेती हुआ करती थी, बारले की खेती हुआ करती थी, बीट की खेती हुआ करती थी, ठीक है, जिसको ये लोग क्या करते थे, परचेज और सेल के, राइस हुआ करता था, राइस के हस्क मिले, कॉटन तो मैंने बता ही दिया, मेहरगढ़ है ना पाकिस्तान में, जहाँ पे सबसे पहले न्यू लिथिक एज के अंदर हम इसके एविडेंस मिले हैं कॉटन के, कहाँ पे, मेहरगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फीचर्स थे किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है, जहां से क्वेश्चन अराइज होता है, चाहे वो एचएस हो, एचएस में तो वैसे भी नहीं आना, एसएससी लेवल का कोई पेपर होगा, आप चाहे यूपीएससी लेवल तक देख लेना, यही से ही क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी लेवल तक भी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। कई बार हाँ थोड़ा सा सोशल और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते थे कि किस तरीके के रहन सहन किस तरीके से था, पहनावा कैसे था, तो वो जनरल क्वेश्चन होते थे। पहनावा ये जनरल कॉटन के बड़े, मैंने बता दिया, गारमेंट्स मिले होंगे तो कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते थे ये लोग, ठीक है। तो एक लेक्चर अलग से हम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लेंगे, तो उसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे कि किस तरीके, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर अलग एक सब्जेक्ट है। तो ये था पूरे का पूरा आपका इंडस वैली सिविल। कुछ लोग मानते हैं कि बीमारी फैल गई थी, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने बोला था कि उनके अंदर बीमारी, एक जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ ना, इस तरीके से कोई मानना था कि कोई महामारी फैली थी जिसने पूरी, आप सोच के देखो जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ, क्या वो सभ्यता को खत्म नहीं कर सकता, कर सकता है ना। तो सेम एक मानना था, एक थ्योरी दे रखी है कि भाई महामारी फैली थी और उस महामारी की वजह से क्या हुआ, पूरे का पूरा जो शहर थे, पूरे के पूरे जो शहर थे वो तबाह हो गए। तीसरा फ्लड एंड नेचुरल डिस्टर्बेंस की वजह से कि सिंधु नदी ने अपनी चेंज कर लिया, आकार चेंज कर लिया, साइड चेंज की, जिस वजह से क्या हुआ आपका जो डिक्लाइन थी सिंधु सभ्यता की वो होगी, ठीक है। तो यही के साथ, इस टॉपिक के साथ यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो खत्म होता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होते ही, ठीक है, हमारा जो नया एज शुरू होता है, दैट इज नोन एज द वैदिक एरा, क्योंकि इसको खत्म करने के बाद ही जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो वैदिक एरा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्वियसली सभी ने लिख लिया होगा। तो वैदिक एरा के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैदिक एरा जो हुआ वो स्टार्ट होता है, वैदिक एरा के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सारे का सारा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मैं कल भी बात कर रहा था, फेसबुक के थ्रू जो है वो बहुत सारी डिस्टर्बेंस थोड़ी चल रही है, हमारी दिक्कत ये आ रही है कि थोड़ी साइड वजह से या रुकने की वजह से कई जगह बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है इस वजह से। तो मैंने बोला था कल भी कि जो एजुलेट उन्ना का यूट्यूब वाला चैनल है वहाँ पे सब्सक्राइब कर लोगे अगर आप लोग, तो क्या हो जाएगा कि सभी टीचर्स को आपको वही मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं फेसबुक के थ्रू आ रहा हूँ, ये सौरभ सर यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं, तो मिक्सअप नहीं हो पा रहा सही तरीके से उसका। तो अगर आप लोग इस तरीके से सही तरीके से इसको अगर कवर करते हो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो सभी के लिए आसानी रह जाएगी कि किस तरीके से इसको कवर अप होता है। उसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट हो जाए इसका। आई होप कि अभी तक किसी को डाउट नहीं रही होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट के साथ आपका रिएक्शन उसको कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। और यहाँ तक जहाँ तक रही एमसीक्यूज़ की बात, एमसीक्यूज़ मैं सोच रहा हूँ इकट्ठा एमसीक्यूज़ करेंगे जब हम लोग एशियन हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो एशियन हिस्ट्री का पूरा फुल फ्लेज्ड, ठीक है, एक घंटे का लेक्चर में हम कुछ फेमस जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेरे को लगता है कि सारे के सारे डेली बेसिस के ऊपर उसको पढ़ रहे होंगे, और पढ़ रहे हैं तो उसको डिस्कस भी कर रहे होंगे। बाकी नहीं होता तो आप लोग डायरेक्ट डिस्कस कर लीजिए हमारे साथ, ठीक है। तो हम इसको फोकस करेंगे। और जो कल का टॉपिक है, कल हम जो बात करेंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज द वैदिक एरा,
ठीक है। वैदिक इरा अप्रोक्सीमेटली हम इसको लेके चलते हैं 1700 BC से लेकर 500 BC तक। ठीक है, तो वैदिक इरा के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वैदिक इरा स्वामी बता रहा है जो रिलेट है वेदों के द्वारा। किससे रिलेटेड है? वेदों के। वेदों के ऊपर इसका नाम पड़ा है वैदिक इरा। वेदों को हम लोगों ने दो तरीके से, वैदिक इरा को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक। प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक दो कालों में डिवाइड किया है। जो आपका 1700 से लेकर 1000 BC का टाइम है, दैट इज नोन एज प्री वैदिक, और 1000 से लेकर 500 का जो BC का टाइम है, दैट इज नोन एज अ पोस्ट वैदिक। ठीक है, तो प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक में डिवाइड करेंगे। 4 वेद हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें हमारा जो लोगों का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया था। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे किसका हुआ था? ये बेसिकली रूरल सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, जिसके ऊपर ग्रामीण या ग्रामों से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कॉइन्स को इशू किया था। ठीक है, उसके बाद वेदों के ऊपर बात हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से काम हुआ है इसके ऊपर। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरे का पूरा वैदिक इरा के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है बहुत सारे वेद है ना, उसके बाद आपके स्मृतियाँ हैं, उसके बाद आपकी श्रुतियाँ हैं, उसके बाद एपिक्स है हमारे रामायण और महाभारत। ठीक है, उसके बाद हमारे उपनिषद हैं, ठीक है, पुराण हैं। तो इनके ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो पूरा का पूरा कौन सा काल आता है? इन्होंने वैदिक काल। तो कल हम पूरा का पूरा जो टॉपिक रहेगा वो वैदिक काल के ऊपर रहेगा। उसके ऊपर जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं उसके ऊपर बात होती है। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जितना टॉपिक ही है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, 5 मिनट के लिए हम ऑनलाइन रहेंगे और कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी होंगी तो हम डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के थ्रू, क्योंकि मैं फ़ोन पे लगा रखा तो मैं भी देख नहीं पाता हूँ लोगों के कमेंट। तो अभी आपको मैं अगर कोई किसी की क्वेरी होंगे तो मैं अभी फ़ोन के थ्रू उसको रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।